नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। नमस्ते यूपी कार्यक्रम दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का एक ऐसा प्रयास है जिसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके। ऐसे ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं सुविचारों से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं क्या है आज का सुविचार। देशभक्ति एक पवित्र भावना है जो हमें अपने देश के लिए काम करने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, देशभक्ति से पवित्र भावना और कोई हो ही नहीं सकती। ये हमें लगातार प्रेरित कर रही होती है कि हम जहाँ पर हैं, जिस जगह पर हैं, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएं, जिससे हमारा देश जो है वो हर तरह से तरक्की की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ सके। और अपनी जिम्मेदारियों को हम केवल इससे नहीं जोड़ सकते कि जो सैनिक हैं उन्हें देश की सीमाओं पर जाकर देश की रक्षा करने का सौभाग्य मिला है, वैसे ही अगर हम अपने अपने स्थान पर जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र से हम जुड़े हैं, वहाँ ईमानदारी से और पूरी लगन से हमें मेहनत करनी चाहिए। जैसे हम सभी आपके बीच इंफोटेनमेंट शो लेकर आते हैं और भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आपके बीच नमस्ते यूपी पहुँचता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी अच्छी बातों को पहुंचा सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज की जो बात है वो कुछ इसी से जोड़ी जाए। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां पर कई फिल्मों के जो रिलीज़ हैं उनको सीमित किया गया, कई जो हमारे खेल हैं उनको रोका गया, क्योंकि उस वक्त बात हमारे देश की थी। इसी तरह से मनोरंजन की जो पूरी दुनिया है वो कोशिश करती है कि कई बार देशभक्ति की जो भावना है इसको और ज़्यादा जागृत करे। तो हमारी आज की चर्चा परिचर्चा इसी से जुड़ी हुई है कि मनोरंजन की दुनिया में देशभक्ति की क्या भूमिका है, या किस तरह से यहाँ पर फिल्में बनती हैं, थिएटर में काम होते हैं। इस तरह की सारी बातें हम आज तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए आज हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हमारे साथ फिल्म स्क्रीन राइटर और कवि सौरभ श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सर के साथ हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश चंद्र बिसेन जी। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुरेश चंद्र बिसेन जी के बारे में हम आपको बता दें, आप सहायक आयुक्त राज्य कर पूर्व मनोरंजन कर हैं। आज बातचीत होने वाली है कि किस तरह से मनोरंजन की दुनिया और देशभक्ति की कड़ी आपस में जुड़ी हुई है, और इस विषय पर चलिए अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। और पहले सौरभ श्रीवास्तव जी से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सौरभ जी, आप चूंकि फिल्म स्क्रीन राइटर हैं और इस सुविधा से जुड़े हुए हैं, तो सीधे तौर पर यहाँ से आपका जुड़ाव होता है। तो अगर हम इसे समझना चाहें कि फिल्मों के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, या जो और भी कई मीडियम रहे पुराने दौर में और आज के दौर में, ये राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति को आगे बढ़ाने में किस तरह से भूमिका निभाते हैं? पूजा जी, मेडिकल साइंस कहती है कि हमारा जो ब्रेन है, एक ह्यूमन ब्रेन, वो ऑडियो विजुअल मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है जी। और जो कुछ हम अपनी आँखों से देखते हैं ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में, उसका एक गहरा प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है, हमारी विचारधारा पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे मैं बात करूं टीवी की बात करूं, या ओटीटीज़ की बात करूं, थिएटर की बात करूं, या और बात करूं मैं जो कठपुतली ड्रामा वगैरह पहले होता था, सबकी बात करूं मैं, तो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से अगर देशभक्ति की भावना का संप्रेषण होगा तो उसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। और हमारे जितने भी माध्यम हैं उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक इस कर्तव्य का निर्वहन करना भी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इनकी रीच जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, और जैसा कि आपने बताया कि इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर नैतिक रूप से जिम्मेदारी बनती है मनोरंजन की दुनिया की कि देशभक्ति की जो भावना है इसको
बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रगाढ़ तरीके से दर्शकों तक या अपनी जो टारगेट ऑडियंस है वहां तक पहुंचाया। हमारे साथ सुरेश जी भी बने हुए हैं। सुरेश जी, आपने भी देखा होगा कि पहले के दौर में कई फिल्में बनती थीं और वो सिंगल थिएटर में जाती थी, और आज मल्टीप्लेक्स का ज़माना है। आज भी जिस तरह से पहले के दौर की फिल्में या अभी जो घटनाएं होती हैं उस पर आधारित फिल्में बनती हैं, तो आप ये किस तरह से इस बदलाव को देखते हैं कि सिंगल थिएटर के ज़माने से और आज का जो मल्टीप्लेक्स का दौर है, इसे किस तरह से देखते हैं? पूजा जी, इसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पुराने समय के जो संसाधन थे जी, सीमित थे। आज हमारे पास संसाधन की बात की जाए तो सिंगल थिएटर से मल्टीप्लेक्स आया। उसके अतिरिक्त जो है हम तो ये कहेंगे कि हर हाथ में जो है ये व्यवस्था है कि एंटरटेनमेंट से जो भी चीज़ें जुड़ी हैं उसको देख सकते हैं। सिंगल थिएटर और मल्टीप्लेक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया, सिंगल थिएटर में कोई मूवी, कोई फिल्म लगती थी तो एक फिल्म लगती थी जी। आज मल्टीप्लेक्स होने से दर्शकों को एक ही जगह पे, एक ही कंपाउंड के अंदर अलग अलग फिल्मों को भी, जिस फिल्म को देखना हो उसको देख सकता है। तो मल्टीप्लेक्स आने से काफ़ी जो है दर्शकों के लिए सुविधाजनक हुआ। सुविधाजनक के अलावा लोग जो इच्छा हो उसको देख सकते हैं फिल्म को। जी, इसकी व्यापकता हम कह सकते हैं बढ़ गई है। तो जिम्मेदारी भी सौरभ जी हम समझते हैं कि बढ़ जाती है। जी, और निश्चित तौर पर बढ़ जाती है। जैसे कि आप एक स्क्रीन राइटर हैं, स्क्रिप्टिंग आपका काम है, तो जब आप लिख रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये मालूम होता है कि इसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ने वाला है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी। तो किन मुख्य बातों को आप अपने जहन में रखते हैं जब इस तरह से कोई कंटेंट देशभक्ति से रिलेटेड आपके सामने आए? बात अगर मैं इसके प्रभाव की करूं तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, जिसमें एक प्रेमी युगल को बाद में आत्महत्या करते हुए दिखाया गया था। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद एक बड़ी संख्या में ऐसे प्रेमी युगल उनकी घटनाएं सामने आई जिन्होंने आत्महत्या करी। जी। तो इस उदाहरण से आप ये समझ सकती हैं कि फिल्मों का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। और अगर मैं राष्ट्रभक्ति की बात करूं तो राष्ट्रभक्ति एक भावना है। आप किसी को राष्ट्र प्रेम के लिए विवश नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं बना सकते, और ये जो भावनाएं हैं स्वतः प्रेरित होती हैं, और फिल्में ऐसी भावनाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में एक महती भूमिका निभा सकती हैं। जी। और जहाँ तक बात है कि वर्तमान में OTTs की मैं बात करूँ, मैं सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ, तो उनके माध्यम से भी इन भावनाओं का संप्रेषण लगातार हो रहा है, जो अच्छी बात है, और जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं वो बधाई के प्राप्त हैं। जी बिल्कुल, हम ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से जो मनोरंजन की दुनिया है वो हमें सकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है और नकारात्मक रूप से। तो क्यों ना इसे एक ऐसा माध्यम बनाया जाए जिससे कि सकारात्मकता जो है वो प्रवाहित हो, और ख़ास तौर से अगर हम अपने देश के प्रति जो भावनाएं हैं उसको और ज़्यादा गाढ़ा कर सकें, तो ये मनोरंजन की दुनिया की नैतिक जिम्मेदारी भी हम कह सकते हैं कि बनती है। इसी तरह से जो देश के अंदर अलग अलग लोग कार्य कर रहे हैं उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, और सुरेश जी आपकी भी अलग अलग, आपके विभाग की भी जिम्मेदारियां हैं, और हमारी ही प्रगति के लिए कई तरह के कर लगाए जाते हैं। उसमें से जो पहले हमने कई बार सुना है कि मनोरंजन कर लगाया जाता था फिल्मों में, तो ये क्या इसका स्वरूप बदला है या किस किस चीज़ों में? जैसे फिल्मों के लिए हमने कई बार सुना है, तो क्या मनोरंजन से जुड़ी हुई और भी चीज़ों पर कर लगता है? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जरूर, और भी मनोरंजन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मनोरंजन से संबंधित फिल्में हैं, आपके केबल टीवी वगैरह चलाई जाती थी, घर घर जो प्रसारण होता था। इसके अलावा आपका वाटर पार्क है, एम्यूजमेंट पार्क है, इन सब पे जो है मनोरंजन कर लगाया जाता था। वर्तमान में जो है मनोरंजन कर जब वो करके GST के अंतर्गत आ गया। वो एक समय था कि मनोरंजन कर का जो स्लैब था काफ़ी बड़ा था, मतलब हम लोग जब सर्विस में आए तो मनोरंजन कर 150% लगता था, 150%। आज GST में तो बहुत कम हो गया है, 18% रह गया है। जी। तो सरकार द्वारा भी मनोरंजन के लिए काफ़ी जो है चीज़ों को सहूलियत दी गई है, रियायत दी गई है। जी। इसके अलावा बल्कि हमारी सरकार तो प्रदेश सरकार ने बहुत पहले भी शुरू किया था। आज जो है लोगों को सिनेमा हॉल बनाने के लिए, फिल्में वो करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग अनुदान की व्यवस्था की है।
जी। जैसे अनुदान की व्यवस्था में, जैसे हमारे प्रदेश में अगर 50% से ज़्यादा की शूटिंग हो रही है तो उस स्थिति में उस फिल्म को अनुदान दिया जाता है। जी। थिएटर जो नए बने, नए आए, जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे हमारे थिएटर भी बढ़ने चाहिए, जी। लोगों को सिनेमा का देखने का अवसर मिले। बस उसके लिए, बल्कि पीछे दिनों हर 5 साल के लिए योजनाएं आती थी। 99 में मल्टीप्लेक्स की योजना आई थी। जी। 99 के बाद फिर वो 2005 में उसको एक्सटेंड किया गया, 2010 में किया गया, 2015 में किया गया, 2020 चूँकि कोरोना पीरियड आ गया तो उसकी वजह से स्कीम नहीं आई थी। लेकिन अभी जो है 8 अक्टूबर 2024 को पुनः जो है हमारी स्कीम आई है, जिसमें कुछ लोग आए भी हैं। जी। जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे सिनेमा पुराने हैं उनको और एडवांस एज में ले आने के लिए उसके लिए अनुदान है, नया कोई बना रहा है तो उसके लिए भी अनुदान दिया गया है। जी। इवन 5 साल तक की व्यवस्था है कि 100%, बाद के दिनों में 75, 50 ऐसे अनुदान की व्यवस्था की गई है। जी। तो मोस्टली लोग अभी तो नहीं है, बल्कि अभी हम लोग आया आवाज़, सारी आवाज़ से ये स्कीम आई है कि जो सिनेमा बनाने के लिए जो एरिया है, क्षेत्रफल, जी। कितनी ज़रूरत है, तो पहले जब मल्टीप्लेक्स के लिए ये था कि 8000 वर्ग मीटर ज़रूरत थी, जी। जी। बाद में 4000 वर्ग मीटर किया गया। अब लेटेस्ट अभी आया नहीं है लेकिन तैयार हो रहा है कि मिनिमम जो है एरिया रखा जाए, जिससे छोटी जगहों पे, छोटे स्थान हो, वहाँ पे भी सिनेमा के लिए व्यवस्था बनाई जाए। छोटी जगहों पे भी, बल्कि अभी तो नहीं आया है, लेकिन ये कि 1500 वर्ग मीटर एरिया है उसमें भी लोग सिनेमा हॉल खोल सकें, ये व्यवस्था गवर्नमेंट ले आ रही है। अभी आया नहीं लेकिन प्रयास हो रहा है कि इसको ले आया जाए। जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि छोटे भूखंडों पे भी सिनेमा हॉल के निर्माण होंगे, लोग आएंगे, उससे हमारे रोज़गार में वृद्धि होगी। उसके अलावा इंटरटेनमेंट के साथ साथ लोग व्यवस्था अपने, जैसे छोटी जगह है, छोटी जगह पे भी इंटरटेनमेंट सिनेमा संबंधित व्यवस्थाएं बन जाएगी। जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जी, हम ये समझ पा रहे हैं आपकी बातों से कि जब विभिन्न तरह के अनुदान दिए जाते हैं या टैक्स को कम किया गया, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार की भी उम्मीदें होती हैं कि अगर मनोरंजन की दुनिया को कुछ रियायतें दी जा रही हैं तो वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें और अच्छा, या हम कह सकते हैं एक शुद्ध मनोरंजन, इस तरह की चीजें पहुंचाएं जो कि प्रेरित भी करें समाज को। और सौरभ जी, जैसे कि आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो इसलिए हम ज्यादा थोड़ा फोकस इधर हमारा शिफ्ट हो जा रहा है। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है जो कई सच्ची घटनाएं हुई हैं, जैसे हमने देखा जो भारत पाकिस्तान के पूर्व में युद्ध हुए उन पर आधारित फिल्में बनी, तो ये जो सच्ची घटनाएं होती हैं इनको उजागर करने में फिल्मों में या इस तरह के मनोरंजन के जो विभिन्न साधन हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, कितनी मददगार साबित होती हैं? देखिए, अगर मैं बात फिल्मों की करूं तो फिल्में फिक्शनल भी होती हैं और नॉन फिक्शनल भी होती हैं। तो अगर हम किसी फिल्म को, सच्ची घटना को सामने लाने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो सच्चाई है उस फिल्म की, जो उस घटना की सच्चाई, वो पूरी सामने आए। हालांकि जो परंपरा है कि ज़्यादातर फिल्म मेकर किसी भी कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए वो उसको फिक्शनल की कैटेगरी में ही डाल देते हैं या कहीं ना कहीं लिख देते हैं कि ये फिल्म जो है सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, ताकि कोई इशू ऐसा बाद में ना आए कि रिलीज होने के बाद उसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तो वो एक थोड़ा सा सेफर साइड होने के नाते वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर बात जिम्मेदारी की करूं, एक लेखक के तौर पे बात मैं करूं, तो अगर हम कोई भी विषय लिख रहे हों और उस पर हमारा पूरा रिसर्च होता है, जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनमें रिसर्च की पूरी टीम्स अलग से होती हैं जो राइटर्स को सपोर्ट करती हैं। कई जगह पर ऐसा होता है कि भाई राइटर को ही पूरा रिसर्च करना होता है कि आप ही रिसर्च करोगे, आप ही उस घटना के फैक्ट्स निकालो और क्या क्या उसमें करना है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है रिसर्च टीम होती है, वहाँ पर हमारा काम थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि अगर हम पूरा कर रहे हैं तो फिर हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई फैक्ट उसमें से कुछ नहीं सच्चा निकला तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी है। जहाँ पर रिसर्च टीम कर रही है वहाँ जिम्मेदारी फिर उसकी हो जाती है। तो बतौर राइटर काम हमारे लिए थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास रहता है कि फाइनली जो स्क्रीन पर जाए वो प्रभावशाली तरीके से किसी सच्ची घटना का ही पूरी तरीके का फिल्मांकन ही हो।
उसमें कहीं भी कुछ भी गलत ना हो। और सबसे अच्छी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ना कुछ संदेश जरूर होना चाहिए, जिसे हम फिल्म का थीम कहते हैं। जी। और ज्यादातर निर्माताओं का, निर्देशकों का ऐसा ही मानना है कि वो थीम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोरल होना चाहिए, कुछ समाज के लिए जो कंट्रीब्यूट करे, एक अच्छा संदेश जाए। ये फिल्म निर्माता, निर्देशक ध्यान में रखते हैं। और बतौर राइटर हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी लिख रहे हैं, अब बात सिर्फ फिल्म की नहीं है, अगर 4 लाइन की हम कोई पोएट्री लिख रहे हैं, कोई गाना लिख रहे हैं देशभक्ति से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं जो सुने उस पर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े और एक सकारात्मक सोच राष्ट्र हित में उसके अंदर विकसित हो। जी बिल्कुल। और हमने कई बार सौरभ जी देखा भी है, जो पुराने दौर की कई फिल्में रही हैं या इस तरह से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें रही हैं, उसका प्रभाव आज भी पड़ता है। और जब वर्तमान में भी कई ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो सच्ची घटनाओं पर है, तो वो किस तरह से हम सभी के अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसे और ज़्यादा बढ़ाती हैं। लोग अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा से ज़्यादा समझते हैं। देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए लोगों की भावनाएं या उस पर आधारित ये हमारा अगला सेगमेंट। मैं सौरभ श्रीवास्तव एक राष्ट्रवादी लेखक और कवि हूं। मिशन सिंदूर के विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मिसाइल मौत बन जब सर पे मंडराने लगी होगी, उन्हें सिंदूर की कीमत समझ आने लगी होगी। मिशन सिंदूर भारत की तीनों सेनाओं की दक्षता को प्रदर्शित करता है। मिशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानते हैं। हम अपने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के सिंदूर की रक्षा करना जानते हैं। भविष्य में भी हम पर आंख उठाने वाली हर शक्ति को ये बात समझनी होगी कि अगर भारत को छोड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम अपनी माटी से जुड़े रहते हैं, अपनी धरती से जुड़े रहते हैं, वैसा ही इस देश से भी जुड़े। एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, उतनी ही स्वाभाविक जितना सांस लेना। इस संदर्भ में हमें अपने उन वीर जवानों की याद आती है जिन्होंने सेना की रक्षा के लिए अपने जीवन को और अपने इस लगन से उसको निभाया है, अपने कर्तव्य को, कि हमें उन सब पर गर्व है। इसके साथ ही एक और बात भी है, इसने ये भी सिद्ध कर दिया है कि भारतीय सेना और उसका शौर्य ही नहीं, उसकी वैज्ञानिक सूझबूझ और तैयारी दुनिया की किसी भी ताकत का मुकाबला करने को सक्षम ही नहीं, प्रस्तुत भी है और दुनिया के लिए एक आदर्श रहा है यह ऑपरेशन सिंदूर। और हमें अपने अपने क्षेत्र में उसी लगन से, उसी विश्वास से काम करना है जैसा कि हमारे वीर जवानों ने किया है। और इस संदर्भ में मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं कि मन में लगन विश्वास हो, चाहे खिजा मदमाश हो, हम हैं समय के सारथी, जय देश भारत भारती। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में पर्यटकों की निर्मम हत्याएं की, जिससे पूरा देश क्षुब्ध हुआ, दुखी हुआ, आहत हुआ। दोषियों को दंड देने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके अंतर्गत इन आतंकवादियों के ठिकानों और उनको पनाह देने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस क्रम में लगभग 100 आतंकवादी मारे गए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ। यह कार्रवाई करके भारत सरकार ने यह संदेश बड़ा स्पष्ट दे दिया कि यदि कोई भारतीय को नुकसान पहुंचाएगा तो भारत द्वारा उसका समुचित उत्तर दिया जाएगा। भारत अपनी अखंडता और अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।
जी, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते यूपी। आज हमारी चर्चा परिचर्चा जो है वो इससे जुड़ी हुई है कि मनोरंजन की दुनिया और देशभक्ति, देश प्रेम किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं मनोरंजन की दुनिया की। तो चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं सौरभ श्रीवास्तव जी और साथ ही सुरेश चंद्र बिसेन जी। तो सौरभ जी, हम यहाँ पर एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे। चूँकि जब बातें फिल्मों वगैरह की आती हैं तो सच्ची घटनाओं की, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, और अभी ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में हुआ है, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर भी कोई नया प्रोजेक्ट हमें OTT पर या किसी वेब सीरीज के फॉर्म पर या फिल्मों में कहीं इसकी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी? जी, मैं आपको आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं और अपने दर्शकों की जानकारी में भी लाना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर टाइटल को रजिस्टर कराने की एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। तो निश्चित तौर पर हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द हमें कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। वो किसी फिल्म के फॉर्म में हो सकता है, OTT पर किसी सीरीज के फॉर्म में हो सकता है, कि लेकिन ज़रूर हमें कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी बिल्कुल, किस तरह से जो मनोरंजन की दुनिया है वो बिल्कुल जल्दी से इस ओर लग गई है कि ये जो एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पहलगाम हमले का, तो वो किस तरह से लोगों तक पहुंचे संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ। ये मनोरंजन की दुनिया की जिम्मेदारी है जो जल्द हमें देखने को मिल सकती है। सुरेश जी, इसी तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मनोरंजन की दुनिया से बहुत जो है इनकम भी जुड़ी होती है और यहाँ पर भी टैक्स जो है वो लगाया जाता है, लेकिन जो देशभक्ति से जुड़ी हुई फिल्में हमने हमेशा देखा है कि कोई भी प्रेरित करने वाली फिल्में हो या देशभक्ति से जुड़ी हुई फिल्में हैं, उनको अलग अलग राज्य जो है वो कर मुक्त कर देते हैं। तो इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है? क्या इसके पीछे सोच होती है कि इनको हटाने से लोगों तक रीच बढ़ेगी? क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? ये क्या, इसको थोड़ा हम समझना चाहेंगे। जी, टैक्स फ्री फिल्में इसलिए की जाती हैं कि वो फिल्में जो हमारे समाज के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में हों या कोई ऐसा मैसेज दे जिनसे जो है हमारे बालकों के लिए जो फिल्में बनती है, या आपके पीछे दिनों टॉयलेट एक प्रेम कथा आई थी सफाई के परिप्रेक्ष्य में जो है थी, उसी तरह से हमारे यहाँ जो भी टैक्स फ्री फिल्में हुई हैं उसमें कोई ना कोई सामाजिक मैसेज हो, उसी को किया जाता है। और पीछे दिनों देशभक्ति से संबंध रिलेटेड जो भी फिल्में थी, जैसे आपकी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसको टैक्स फ्री कराया गया। जी। फिर सुपर 30, साढ़ के आँख, फिर आपका इधर जो है सबसे लेटेस्ट जो है कश्मीर फाइल आई थी, या आपके एक केरला फाइल्स आई थी। तो ये तो सोशल दृष्टिकोण से इशू पे थी। इधर जो है आपकी जैसे साबरमती रिपोर्ट आई, तो ये सोशल इश्यूज थे। लेकिन जो देशभक्ति से प्रेरित होकर के फिल्में आती हैं उनको टैक्स फ्री कराया जाता है। टैक्स फ्री करने का आशय गवर्नमेंट का ये रहता है कि अधिक से अधिक हमारे दर्शक आएँ, देखें और उसका लाभ उठाएं। और आने वाले दिनों में जो भी टैक्स फ्री फिल्में होती हैं उसको देखा जाता है कि क्या कंटेंट्स हैं। इसके लिए कुछ नॉर्म बनाए हुए हैं 7-8, उनसे जो उसके परिधि में जो आते हैं उनको टैक्स फ्री कराया जाता है। और सरकार का हमेशा ये ध्यान रहता है कि जैसे देशभक्ति की फिल्में हैं तो उसके लिए तो टैक्स फ्री कराया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आएँ, देखें। तो आप जैसा कि सिंदूर फिल्म की बात कर रही थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग फिल्म निर्माण कराएंगे और आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से भी टैक्स फ्री कराया जाएगा कि अधिक से अधिक दर्शक हमारे देखें और सच्चाई जाने कि क्या हमारे देश के जो हमारे सैनिक हैं उनके द्वारा क्या जो है देश के लिए किया जा रहा है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, समाज के लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं ये लोगों पर प्रभाव भी डालता है, और जब लोगों को पता होता है कि फिल्में टैक्स फ्री कर दी गई हैं तो एक मानसिक परिवर्तन भी आता है कि जरूर इस फिल्म में प्रेरित करने वाली चीजें होंगी और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं और जागरूकता ज्यादा फैलती है। जी बिल्कुल। और सौरभ जी, जैसे सर ने बताया कि किस तरह से कई फिल्मों को जो है टैक्स फ्री कर दिया जाता है, उसमें सोशल इश्यूज भी होते हैं। तो जब भी देशभक्ति की बात आती है मनोरंजन की दुनिया
में तो हमारा जो ध्यान है वो इस ओर जाता है कि सैन्य से रिलेटेड फिल्में होंगी, लेकिन क्या देशभक्ति की सीमा सिर्फ इतनी ही है, या हमें किसी साइंटिफिक अचीवमेंट्स पर या स्पोर्ट्स में जो हमारे अचीवमेंट रहे हैं, इन तरह की जो फिल्में हैं ये भी देशभक्ति की जो भावना है वो उसको और ज़्यादा बढ़ाती हैं लोगों के बीच में? तो कौन कौन सी तरह की फिल्में हैं इस तरह की अब तक बनी हैं या जिनकी उम्मीदें हम करते हैं? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमारे देश में आम नागरिक की ऐसी धारणा है कि देशभक्ति का काम या तो सेना के जिम्मे है या तो फिर पुलिस के या हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज के जिम्मे है, और आम आदमी जो एक हमारे देश का आम नागरिक है वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भारत माता की जय का नारा लगाता है, और अगर स्कूल वगैरह में है तो जाकर के एक लड्डू ले आता है और उसको बांट देता है या खुद ग्रहण कर लेता है और उसको लगता है कि हमारी देशभक्ति हो गई जी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं राष्ट्रहित का ध्यान रख सकते हैं। आपका जो रूटीन है, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, आप किसी सरकारी विभाग में आप अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आप किसी प्राइवेट विभाग में हो या आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, आप कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति का महत्व समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं कि देखिए हम कुछ भी करें वो कहीं ना कहीं हमारे देश के हित में होना चाहिए। देखिए देशभक्ति, ऐसे मैं अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ एक भावना है और उस भावना को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती चाहिए। जब हम दुनिया में आते हैं तो जैसे कोई बच्चा भी आता है अगर, तो वो सीखना शुरू करता है, वो अपने माँ बाप से सीखता है, उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा होता है पढ़ना लिखना सीख जाता है तो जो पढ़ता है उससे उस पर प्रभाव पड़ता है, उससे सीखता है, और आगे बड़ा होता है फिल्में देखता है उससे सीखता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग उसके आसपास हैं वो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमसे इंटरेक्ट हो रहा है उसके ऊपर हमारा एक पॉजिटिव प्रभाव पड़े और राष्ट्रहित के बारे में कहीं ना कहीं एक जागरूकता उसके अंदर पैदा हो। अगर मैं उदाहरण दूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। जी। देश का प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर कभी फ्रेम में दिखाई पड़ेगा, इसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी और ना ही दुनिया में कहीं कभी हुआ होगा ऐसा। लेकिन जब वो दिखाई पड़े तो वो एक कहीं ना कहीं एक संदेश देने की बात थी कि आप अपने देश को स्वच्छ रखकर भी कहीं ना कहीं अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। और वो स्वच्छता अभियान देखिए कितना सफल हुआ। तो वो छोटी सी बात थी लेकिन कहीं ना कहीं उसने संदेश दिया और एक आम नागरिक के अंदर भी, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी भी बात करूं अगर, तो जब मैं छोटा था तो कहीं भी अगर मान लीजिए ड्राइव कर रहा हूं, अगर कुछ भी खाया वाया अगर तो उसका रैपर निकला तो ऐसे अपनी गाड़ी का शीशा खोला और बाहर फेंक दिया। लेकिन अब दिमाग में रहता है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना सिखा दिया है कि दिमाग में रहता है, बच्चों के दिमाग में रहता है। अच्छी बात यह है कि अगर बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं तो उनका भी ध्यान रहता है कि हमें बाहर नहीं फेंकना है, जहां पर हमें डस्टबिन दिखाई पड़ेगा हम उस रैपर को वहीं पर फेंकेंगे। तो ये भी एक राष्ट्रभक्ति ही है और राष्ट्रभक्ति के लिए कतई जरूरी नहीं है कि हर कोई सेना में जाए, सीमा पर खड़ा हो। अपने दैनिक रूटीन को फॉलो करते हुए भी हम राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हैं। जी, और इस तरह से कई फिल्में बनी है पूर्व में भी, जो किसानों के बारे में जिसने बात की कि उनकी क्या समस्याएं हैं या वो क्या योगदान देते हैं, या हमारे जो वैज्ञानिक हैं या हमारे खिलाड़ी हैं या जो हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं, इन सब का किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को या देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में अलग अलग तरीके से योगदान होते हैं। और इसलिए इस तरह की फिल्में हो, नाटक हो, इन सब का लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना जरूरी हो जाता है और जिम्मेदारी भी बनती है। तो सुरेश जी, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है या महात्मा गांधी जी की जयंती है, इन अवसरों पर कुछ विशेष जो स्क्रीनिंग भी होती है खासतौर से बच्चों के लिए, तो क्या इस तरह की भी कोई चीजें आपके विभाग द्वारा या करवाई जाती हैं या ये किस तरह से प्रभावित करती हैं कि जो हमारे देश के भविष्य का आधार है बच्चे, वो प्रेरित हो सकें? तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। पूजा जी, बच्चे हमारे देश के भविष्य के आधार हैं निश्चित रूप से जी। और बच्चों के लिए आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि 26 जनवरी 15 अगस्त पे, तो 26 जनवरी 15 अगस्त पे हमारे शहर में जो भी सिनेमा हॉल हैं वहाँ पे देशभक्ति से रिलेटेड जो पिक्चरें हैं या बच्चों को अच्छा संदेश देने वाली जो फिल्में हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है
प्रदर्शन कराया जाता है, बल्कि हम लोग आपके बीएसए या डीआई साहब हैं, इन लोगों से संपर्क करके कि आप अपने जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनको कहाँ किस थिएटर में ले जाना की व्यवस्था करा रहे हैं, ये सारी व्यवस्था की जाती है। और अभी पिछले काफ़ी सालों से ये चला आ रहा है कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे बच्चों के लिए देशभक्ति से संबंधित फिल्म हो या बच्चों को अच्छे संदेश देने वाली फिल्म हो, उसका प्रदर्शन कराया जाता है। और बच्चे आते हैं, फिल्म देखते हैं, उनके लिए हम लोग थिएटर के मालिक होते हैं उनके तरफ से, बल्कि बच्चों को लड्डू या जो भी नाश्ते पानी की व्यवस्था होती है उसको भी कराया जाता है। तो एक तरह से हमारे जो लखनऊ के एग्जीबिटर हैं उनके द्वारा भी इसमें काफ़ी सहयोग किया जाता है और अच्छा लगता है। बच्चे आते हैं, देखते हैं, उनको भी कुछ सीखने की मिलती है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो कभी थिएटर में आ नहीं पाते हैं या नहीं आ सकते हैं, आज भी हमारी गरीबी है, तो उनके लिए भी अच्छा मौका रहता है कि वो आते हैं, अपना फिल्म देखते हैं, काफ़ी प्रसन्नित होते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं, जो हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिल्कुल, सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ों के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि ये इन खास मौक़ों को और स्पेशल बना देता है, बच्चों के जहन में ये बात भी बैठ जाती है कि ये जो राष्ट्रीय पर्व है हमारे, वो क्यों खास है। और इस दिन जो फिल्में आपके विभाग द्वारा जिस प्रयास से उन तक पहुँचाई जाती हैं, वो उन्हें प्रेरित भी करती हैं कि आगे चलकर उन्हें क्या बनना है, देश के लिए क्या कर सकते हैं वो। और इसी तरह से जागरूकता जो है फैलती है हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही होती हैं, अलग अलग घटनाओं से, अलग अलग प्रयासों से। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे अगले सेगमेंट के जरिए, जिसका नाम है शहर की हलचल। राज्य कर्मचारी कि जब हम अपने आप को एक कहानी समझने लगते हैं, जब अपनी कल्पना को एक कहानी का रूप दे सकते हैं, तो कहीं न कहीं सामान्य जीवन में एक खलल पैदा होती है और वो खलल जो है वही कहानी के रूप में परिवर्तित होता है। तो आज किस्सा गोई की अपनी श्रेणियों में हिंदुस्तान एकेडमी के सौजन्य से राज्य के कर्मचारी और राज्य के अधिकारी, चाहे वो सेंट्रल के हों चाहे वो स्टेट के हों, सभी मिलकर जो उनकी अपनी मनोभावना होती है उसे बाहर रखेंगे अपने किस्से, अपने कहानियों, अपने अनुभव के माध्यम से, जो एक कहानी के रूप में होगा। और आज के इस खलल कार्यक्रम का एक बहुत ही उद्देश्य ये भी है कि हमने आज समस्त नारी शक्ति को इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में रखा है, जिससे नारियां, जिनका जीवन बड़ा ही विचित्र होता है, बड़ा ही रहस्यमय होता है और बड़ा ही उथल पुथल भरा होता है, वो उसका कोई एक टुकड़ा उठाकर हमारे सामने रखें, जो शायद हमें सोचने को मजबूर कर दे कि हमारे समाज में, हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो आइए हम आपको ले चलते हैं खलल किस्सा गोई के इस कार्यक्रम में।
शो पर आज किस्सा गोई प्रस्तुत कर रहा है। इस किस्सा गोई के माध्यम से हम सभी राष्ट्र को एक चेतना का भी संदेश देना चाहते हैं। आप सभी को हर्ष के साथ अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान उत्तर प्रदेश न सिर्फ साहित्य के माध्यम से राष्ट्र के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, बल्कि समय समय पर विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम के माध्यम से एक जन चेतना राज्य कार्मिकों के मौलिक साहित्य के संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े और विशेष रूप से मैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज के इस साहित्यिक कार्यक्रम को दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर जारी है कार्यक्रम नमस्ते यूपी। हमारे चाहेंगे, क्योंकि सवाल क्या हम आपसे अनुरोध ही करेंगे, आप एक कवि भी हैं तो कुछ ना कुछ इससे संबंधित आपने भी लिखा होगा और हम लोग भी देखते हैं कि गीतों का एक अलग प्रभाव पड़ता है देशभक्ति से जुड़े हुए। जब भी अगर खास तौर से वो टेलीविजन वगैरह के जरिए पहुंचते हैं लोगों तक तो वो हमें अंदर तक बिल्कुल भावुक कर देते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी रचना हमारे दर्शकों तक पहुंचे। मैं एक घटना शेयर करता हूँ, उसमें मैं कविता की बात भी कर लूँगा कि कुछ समय पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, उसमें कविता का ही पार्ट कुछ पंक्तियाँ थी। तो उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया, आर्मी के एक रिटायर्ड उच्च अधिकारी कर्नल साहब थे, उनका मेरे पास एक मैसेज आया और उन्होंने मेरा टेलीफोन नंबर मांगा मुझसे बात करने के लिए। तो उनका मैंने नंबर उनको मैसेज किया तो फिर उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझसे करीब आधा घंटा तक बात करी और वो उस समय यूएस में थे जी। तो उन्होंने मेरी कुछ पंक्तियां पढ़ी थी तो उसका उन पे प्रभाव पड़ा था, तो वो वही मैं पंक्तियां पढ़ देता हूं यहाँ पर। स्वागत। वो देश के सीमा प्रहरियों के पर थी कि कर्तव्यों की बलिवेदी पर वो हंसकर चढ़ जाता है जी। कर्तव्यों की बलिवेदी पर वो हंसकर चढ़ जाता है, दुश्मन की पहली गोली अपने सीने पर खाता है और बम बंदूकों की दुनिया की बस इतनी सच्चाई है, देश तभी जीवित रहता जब सैनिक जान लुटाता है। तो ये एक सच्चाई है कि हमारे सीमा प्रहरी जो सीमाओं पर खड़े हुए हैं उनकी वजह से ही हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया तो उसमें हम लोग टीवी पर देख रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो सेनाएं हैं वो हम पर हमला कर रही थी, लेकिन हमारे जो सैनिक थे वो पूरी मुस्तैदी के साथ उनके जो ड्रोन अटैक्स थे, उनके जो मिसाइल अटैक्स थे, उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर रहे थे उनके मिसाइल्स को। और हम बहुत आराम से टीवी पर बैठकर सब देख पा रहे थे, किसी क्रिकेट मैच की तरह हम उसको एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पूरा वो मैच वो ऐसा लग रहा था जैसे वन साइडेड मैच हम देख रहे हैं। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमें पता है कि हमारे पास हमारे घर के ऊपर कोई मिसाइल नहीं गिरने वाला है और हम उनके ऊपर बहुत सटीक प्रहार कर पाने में सक्षम थे। तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ संभव हो पाता है हमारे सैनिकों की वजह से ही जी। तो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कर्नल साहब के, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप लोग सक्षम हैं तो कुछ ऐसा लिखिए कि जिससे जो देश की जो नई पीढ़ी है जी। जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उसमें बच्चे ज्यादातर ऐसे हमारे यहाँ सबसे ट्रेडिशनल प्रोफेशंस होते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ पढ़ लिख करके। अब क्या है, बहुत सारे प्रोफेशंस अवेलेबल हो गए हैं, लोग आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सेना में कौन जाना चाहता है, इस बात को लेकर के उनकी चिंता थी जी। कर्नल साहब जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी 70 वर्ष के आसपास उनकी आयु है और वो इस बात के लिए चिंतित हैं कि आखिर देश की सेना में कौन जाएगा। नए युवाओं में ऐसी जागरूकता लानी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप और लिखिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने स्तर पर भी आपकी रचनाएं लगातार पढ़ता रहता हूं और उन्हें मैं अपने स्तर पर भी सर्कुलेट करूंगा ताकि लोगों में इस बात की भावना बलवती हो कि सैनिक के रूप में भी वो आगे आ सकते हैं। एक अच्छा करियर है, एक राष्ट्र की सेवा तो है ही साथ में, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आपका समाज में पूरा सम्मान मिलता है, आपके माता पिता आपके परिवार वाले गर्व की अनुभूति करते हैं जी। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि आप चर्चा लगातार कर रही है कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है किसी चीज का, तो अगर सोशल मीडिया पर लिखी मेरी एक पोस्ट का इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है तो पूरी फिल्म का कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा, किसी वेब सीरीज का कितना इम्पैक्ट
पढ़ता होगा ये बात स्वतः समझी जा सकती है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि किस तरह से कर्नल साहब ने आपको कहा, तो इस तरह से हमारे जितने भी सैनिक हैं उनकी हमसे ये उम्मीदें होती हैं कि जब वो अपनी जान हथेली पर लेकर सीमाओं पर है तो हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाएं, हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जा सके। तो सुरेश जी, जैसा कि एक फिल्म मेकर के तौर पर इन्होंने बताया कि मतलब फिल्मों के लोगों का या थिएटर के लोगों का किस तरह से उनकी भी उम्मीदें होती हैं, सेनाओं की भी उम्मीदें होती हैं, लेकिन हम आपको इस वक्त थोड़ा सा एक आम नागरिक के तौर पर समझना चाहेंगे कि एक आम नागरिक की भी इस तरह से फिल्मों से या मनोरंजन की दुनिया से क्या उम्मीदें होती हैं। जब उन तक इस तरह का कंटेंट पहुंचाया जाता है तो उनको क्या अच्छा लगता है या उम्मीदें होती हैं कि इस तरह की और भी चीजें हमारे सामने आए? फिल्मों से हम तो ये देखे बचपन अपना याद करते हैं कि जो देशभक्ति भरी फिल्में होती थी तो उनको देखने पे अपने आप, जो आप कह रहे थे कि कर्नल साहब का ये था कि लोग तमाम प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आईटी सेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, और हमारे देश के सैनिकों की तरह जो है देश की रक्षा के लिए लोगों में ये भावना है कि हाँ हमको इसमें आना चाहिए। वाकई जो है वो भी बहुत, पहले मान लीजिए पहले तो लोग मजबूरी में जाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब लोग जो है देश भक्ति से प्रेरित होकर के और देश की सेवा के लिए सैनिक के रूप में भी जा रहे हैं लोग। और हम तो ये कहें कि अगर सही बात देखी जाए तो पूरब के लोग काफ़ी जो है इस देश सेवा में रहे जी। और कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ मतलब मैं ये जानकारी में हमारे कि जैसे गाजीपुर जनपद में गहमर गांव है, उस गांव में हर घर से जो है एक सैनिक के रूप में जाते हैं जी जी। और वहाँ के लोगों का ये सोचना है कि नहीं, सैनिक में अगर हैं तो सम्मान सुविधाएं जो भी हैं बहुत अच्छी हैं जी, और लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। जी बिल्कुल, हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर जो मनोरंजन की दुनिया है उसके ज़रिए अगर देशभक्ति को जो है लोगों तक पहुंचाया जाए और पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाए तो समाज में जो ऑलरेडी कई लोगों के दिलों में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें और प्रभावशाली ढंग से हमारे बीच आ सकती हैं। निश्चित रूप से मनोरंजन की दुनिया में अगर इसका अच्छा से अच्छा हम बिल्कुल प्रदर्शन करें, अच्छा से अच्छा अच्छी चीजें ले आएं, बिल्कुल तो निश्चित रूप से लोगों का जो है आकर्षण जी होगा। सुरेश जी, और बहुत सारी पहलुओं पे आज हमने आप दोनों से चर्चा की। तो आज के कार्यक्रम में सुरेश जी आप जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सौरभ श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अलग अलग पहलुओं पर हमसे बातें की। तो दर्शकों, हम चलते चलते बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि मनोरंजन की दुनिया केवल हमें आनंदित नहीं करती है बल्कि प्रेरित भी करती है और बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए जब वहाँ से कुछ इस तरह की चीज़ें आप तक पहुँचे तो उसे न केवल अपने तक सीमित रखिए बल्कि उसे अपनी रगों में उतारिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचाइए। इसके साथ ही हम आज के अंक से आपसे ले रहे हैं अनुमति। नमस्कार। नमस्ते।